नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल बी माइंड पे। मेरे हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाणक्य नीति बुक है। ये 2 साल पहले मैंने खरीदा था और 2 साल आज कंप्लीट हुआ। लगभग मतलब कंप्लीट हुआ, एक बार ही मैंने पूरा पढ़ा है। लेकिन क्या कि बहुत सारा बुक पढ़ने के लिए रहता है मैं हमारे पास में, और मेरे कंटेंट के हिसाब से, और साथ में मेरा एग्जाम चल रहा था तो उस हिसाब से, और टाइम भी उस तरह का मेरे पास था नहीं, तो इस तरह का मैं पढ़ नहीं पाया। बीच में श्री प्रभुपाद जी का मैंने 2 बुक भी पढ़ा है, एक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और दूसरा मृत्यु पे पराजय, और साथ में गीता जो है उनका मैं पाठ करते रहता हूँ बीच बीच में। तो ये चाणक्य नीतियाँ जो है, इस पे 584 सूत्र है, इनका जीवन गाथा भी है। तो पहले मैं शुरुआत करो इनके शुरुआती काल है उनके बारे में। शुरुआती काल क्या है कि यहाँ जो तक्षशिला है वहाँ पे ये पढ़ाते हैं, जो कि आज की पाकिस्तान में के मुल्तान में। तो आपसे ये अपने जो शिक्षा है समय से पहले ग्रहण कर लिए, तो इनका नाम चाणक्य पड़ गया था ये हो। और वास्तविकता क्या है कि इनके असली जो दौर है वो कहाँ शुरुआत हुई थी। इनको उम्मीद बहुत सारे राजाओं से थे, बहुत सारे चीज़ों से उम्मीद थी। जब इनका उम्मीद टूटती है तो ये फिर बांध लेते हैं कुछ चीज़, और फिर अपने जो नीतियाँ हैं और नीतियाँ से हर चीज़ देखते रहते हैं और फिर करते हैं, और राष्ट्र को किस तरह से बचाते हैं ये चीज़ पे भी आगे बात होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इस बुक में है। तो सर्वप्रथम स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट यहाँ से होती है कि जो विश्व विजेता के लिए सिकंदर महान निकला था, सिंधु नदी के बगल में पहुंच चुका था। उसके बाद तक्षशिला में भी यूनान के कुछ सैनिक यहाँ पर आए थे, और उनसे प्रभावित तक्षशिला के बहुत सारे ऐसे जो छात्र है वो प्रभावित होते थे। और छात्र कौन रहते थे? ये छात्र राजा महाराजाओं के या फिर मंत्रियों के जो लड़के होते थे वो पढ़ने आते थे। अनुमानता लगाया गया है, या फिर इस बुक के अनुसार वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। जिस तरह का विज्ञान का हुआ, आयुर्वेद का हुआ, या फिर जिस तरह की अभी भूगोल, इस तरह का जो हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर दर्शन शास्त्र हुआ, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था वहाँ पे और होते थे। साथ में कला में भी उनको देता, घुड़सवार होता था, तलवार चलाना सिखाया जाता था। करीब 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे वहाँ पर। ये मैं ओवरव्यू देने की कोशिश किया हूँ। तब इस तरह का तक्षशिला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, यूरोप से आकर भी पढ़ते थे यहाँ पर। खैर ये बात होगी। उसके बाद क्या होता है कि जब इन्फ्लुएंस हो रहे थे यूनानी जो सेना से, उसके बाद चाणक्य को लगा कि यहाँ पे अभी रहना ठीक नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाने आए। तो ये जो इंसिडेंट सब हुआ था, उसके बीच में इनके साथ में बहुत सारे जो बचपन के मित्र थे, उनके जो एक साथ शिक्षा ग्रहण किए थे, वो भी कहीं ना कहीं जाके एक प्रधानमंत्री के पद में काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, और इनका एहसास भी था कि एक समय पे हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो भी असुरक्षा है। ये देश प्रेमी थे, जन कल्याण प्रेमी थे, और इनका मानना ये था कि जनता का हित ही सर्वोपरि है। इनका एक सूत्र में ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ पे 100 जन का हित हो और अपना अहित हो, तो अपना अहित को ही रखना बेहतर है। क्योंकि जब समाज का कल्याण होगा, जब 100 आदमी का कल्याण होगा, तो उसमें से भी कुछ हिस्सा हमारे लिए भी होंगे, तो हमारा भी अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो आज के अगर पॉलिटिशियन को देखा जाए, राजनीतिक लोग को देखा जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि जनता का कल्याण करें। जनता भी एक्चुअली परेशान हो जाती है इन सब चीज़ों के। आए दिन हम देखते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल या फिर खाने का सामान, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ों का जो बढ़ रही है। और लॉकडाउन ने तो कमर ही तोड़ दी है बाकी सारी चीज़ों की। खैर ये बातें इस तरह के श्लोक इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। चाणक्य का एक सूत्र है जिनमें उनका मानना ये था कि इंसान को कुछ चीज़ों से दूर रहने चाहिए। क्या होता है कि एक सांप दुर्जन व्यक्ति, और दूसरा बड़े नाखून वाले हिंसक पशु, तीसरा स्त्री, और गुरुजी, राजा जो रहते हैं इस तरह के, या फिर जो मंत्री, या फिर जो उच्च पद में है, इस तरह के जो 8 से 9 चीजें हैं, इनसे हमेशा दूर रहनी चाहिए इंसानों को। ये मौत का कारण या फिर आपके मुसीबत का कारण बन सकती है। साथ में ये भी बातें यहाँ पे कही है कि एक दुर्जन व्यक्ति और सांप में से अगर चुनना होगा तो सांप को ही चुनिए। सांप आपको क्या करता है कि वो आपको समय के अनुसार ही काटेगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति वो फिराक में रहता है कि आपको कब काटना जरूरी होता है। इसी तरह से आगे ही बात की है कि शिक्षा पे, कि घर में माता पिता किस तरह से शिक्षा पे अपने बच्चों को ध्यान दे सकते हैं।
चाणक्य ने माता पिता के बारे में भी कहा है, बच्चे को अगर शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो वो पाप का भागीदारी बन जाते हैं माता पिता। शिक्षा बहुत ही ज्यादा हथियार है और इसी से समाज का कल्याण हो सकता है। तो शिक्षा पे उन्होंने बल दिया और इस तरह के बातें कही, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति उसी तरह से बेइज्जती होता है अगर जहाँ पे 5 से 10 अंश है वहाँ पे एक बगुला जिस तरह से रहता है। इस तरह शिक्षा पे जोर दिए हैं चाणक्य ने जोर देने के बाद में फिर आखिरी चीज में क्या कहा कि एक ही चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, पर्सपेक्टिव देखने का अलग अलग हो सकता है। एक ही चीज को कामी व्यक्ति उसको स्त्रिया के नजर में देखेंगे, दूसरा एक कुत्ता उसी वस्तु को मांस के लोथरे के हिसाब से देखेंगे, मतलब मांस के एक बड़ा टुकड़ा का हिसाब से देखेंगे, और एक योगी उस चीज को एक मरा हुआ शव के रूप में देखेंगे। तो ये नजरिया होता है देखने का। ये जगह के बात कहाँ आपको ठहरना चाहिए या नहीं ठहरना चाहिए, जहाँ पे वैध ना हो, वैध मतलब चिकित्सा यानी डॉक्टर जहाँ ना हो, और जहाँ पानी ना हो, जहाँ पे दंड देने का सही संहिता या फिर उचित सिद्धांत ना हो, जहाँ का राजा जो जन कल्याण के लिए ना हो, ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं रुकना चाहिए। आज के लाइफ से आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि इनका जो दूरदृष्टि किस स्थिति तक साबित था। खैर इस तरह की श्लोक में बीच बीच में बात करता रहूंगा, लेकिन उसके पहले भी मैं यूनान के बारे में बात कर रहा था। सिकंदर का हमला वहाँ पे होने ही वाला था। उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अटैक हुआ भी कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा बगल के जो प्रांत है वो सब यहाँ पे जीत के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें से पुरु का जो शासक था वो उस तरह से इस तरह के बहुत सारे जो उस समय क्या कि महाजनपद थे। उस समय मगध जो है वो भारत का सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली एक राज्य था। वहाँ पे आप बोल सकते हैं मगध सबको देखता था कि सही एक पावरफुल राज्य सबको देख रहे में सही रहता था। ये हुआ, और उसके बाद इनके जो बगल के थे अंग थे, कंबोज, काशी, गांधार, इस तरह का जो एरिया सब है वहाँ पे यूनानी सेना का कब्जा धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। तो चाणक्य ने अपने जो बचपन के मित्र थे शक्टार, जिनका नाम था, इनसे अमात्य राक्षस भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे अपने टीवी सीरियल में देखे होंगे, उनसे वो कहा कि वो मगध के प्रधानमंत्री थे। मगध का राजा उस समय धनानंद था, जो कि धनानंद जो है वो भी अपने पिताजी को मार के ही आगे गद्दी पर बैठे थे। वो नहीं मारे थे, किसी और के द्वारा मार के वहां पे आ गए थे। तो आचार्य शक्टार से उनकी बातचीतें हुई आचार्य चाणक्य से, और उनको सहानुभूति इस तरह से दिया गया कि मैं आपका जो बातें हैं, इस तरह की जो खतरे हैं भविष्य में आने वाली, उनसे मैं अपने घरानंद से जरूर बात करूंगा। तो घरानंद के जो दरबार थे वहां पर बहुत सारे ऐसे महामंत्री गण थे, और भोग विलास और रांग रस में इस तरह से डूबा हुआ था धनानंद, उसको कुछ दिखी नहीं, जनता का कल्याण नहीं, क्योंकि जनता भी उससे बोर हो चुकी थी और टैक्स इतने ज्यादा कर दिए थे, ये जनता भी चाहती थी वहां से निकलने के लिए। आप कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट भी उसी तरह के आने लगेंगे। क्या होता है कि एक तरफ आचार्य चाणक्य खुद अपना एक स्वप्न जो अखंड भारत का है उसको आगे बढ़ाने के लेकर घरान के पास में जाते हैं। वहां पे चाणक्य को बेइज्जती किया जाता है और इस तरह का बड़े बुरा शब्द बोला जाता है। उनकी जो रूपरेखा है, उनका जो शारीरिक ढांचा है, उन पर ही मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि एक पहला बात तो कोई विशेष पद के थे नहीं, एक सामान्य शिक्षक थे उस वक्त में, सामान्य तो नहीं लेकिन नाम से जाने। लेकिन धनानंद जो है वो अहंकारी राजा था, वो एक कोई तुच्छ से तुच्छ चीज का मोल क्यों लेगा, उद्देश्य उनका क्यों लगा, और ना उनका जो विचार है अपने अंदर क्यों लेंगे, क्योंकि वो छोटा वहाँ पे महसूस करता था। ये सारी चीजें हो गए, बहुत सारे वहाँ पे बेइज्जती चाणक्य को करके भगाया गया वहाँ से, और फिर चाणक्य ने वहाँ पे एक संकल्प लिया कि जब तक वो धनानंद का अंत नहीं कर देता, धनानंद वंश का अंत नहीं, तब तक वो अपना शिखा नहीं बांधेंगे। तो चाणक्य आपने देखा होगा चाणक्य कि वो उनका जो सर है वो काफी यहाँ से मतलब उनके बाल नहीं है, पीछे में एक टिक्की है जो लंबा सा रहता है, शिखा आप लोग देखे होंगे उनको इस तरह की स्थिति। तो वो शिखा खोल के ही घूमने लगे। तो इसी तरह से किसी भी तरह वो अपने जो मगध है, मगध से बाहर निकल गए, क्योंकि सैनिक अगर देखते तो उनको पकड़ के वहां पे मार दिया जाता। किसी भी तरह से वो वहां से निकल के बाहर में गए। बाहर में जाने के बाद में एक लड़का कहीं और बैठ के चाणक्य को देख रहा था, और चाणक्य क्या किए कि एक कांटा उनके पैर में आके चुभ गई। चुभने के बाद में चाणक्य क्या, उस कांटा को निकालने के बाद में उसको पत्थर से थकूच के उसको जड़ से निकाल दिए,
और लड़का ने वो सब पूछा, लड़का को देखा तो ये लड़का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आगे जाकर मौर्य वंश का संस्थापक बना। तो इसको ट्रेनिंग दिए बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्या भी सिखाए जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए जो उचित था और जो जरूरी भी था। इसी तरह से आप जिस तरह कहानियां आगे बढ़ती है तो वहां पे साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा जो सिकंदर की जो सेना है वो पीछे हट गई थी। इसमें क्या करते, कभी कभी कुछ चीजें चंद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त के कुछ उस समय सेना बन चुके थे जो कि जिसके अंदर में वो ज्वाला थी, वो भारत धरती माता को बचाने की ज्वाला थी, तो उसके शामिल हो गए। शामिल होने के बाद यूनानी फौज में शामिल हो गए। उसके बाद वहां पे कुछ भ्रांतियां फैला दी, अंधविश्वास फैला दिए कि इस धरती पे जिस कोई भी कदम रखता है तो वो अब शगुन होता है या फिर कुछ इस तरह के घटनाक्रम होते जाते हैं जो उचित नहीं है। तो कहा जाता है कि जो सिकंदर मले वहां पे उनको जहर दिया गया था कम चांस में, क्या पता दिए भी जा सकते हैं, पर इस तरह का उनका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, तो वो जो अरब के देश वहां पे जाकर वो मर गए थे। तो इस तरह के जो वहां पे जाकर वो देह त्याग दिए थे, तो यहाँ से उनका खतरा बना। उसके बाद इस तरह का जब चंद्रगुप्त अपना सेना बना ले, चाणक्य ने अपने सेना अपना जो नीति है उसके अनुसार में हर चीज को देख कर जो आगे बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि अब धनानंद का अंत करने का उनका आगे, जिनके पास में पावर थे और जो पहाड़ी इलाके वहां से इनके सैनिक भी थे, इनके जो सैनिक है इसमें बहुत सारे नए नए विद्या भी सीखे हुए थे, तो इनका माना था। उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि चाणक्य जो मगध साम्राज्य है यानी पटना की जो पटना में जो इनका राजगिरी जो इनका राजमहल था वहाँ पे इनको डायरेक्ट हमला करते थे, तो उनका हार का सामना बहुत बार देखने को मिला चाणक्य को। उसके बाद क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि वो बीच में सेंटर पे हाथ डालते थे, इसीलिए वो जीत नहीं पाते थे। किस तरह से वो बच के निकल जाते थे, बाद में फिर आके हमला करते थे। तो लास्ट जो हमने वार था वो क्या हुआ था कि धनानंद का जो अंत है चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा नहीं हुआ। जो धनानंद के जो भाई थे राक्षस, उनके एक प्रधानमंत्री था वर्कसार के जो शिष्य थे वो राक्षस थे। ये जो थे ये विष कन्या देकर मारा गया। इनको मारा गया धनानंद को, तो विष कन्या देकर इनको मारा गया। तो वहां पे राक्षस और वर्कसार उस समय प्रधानमंत्री बन गए और ये अपना जो प्रभुत्व है वो जनता पे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से फैलाने लगे। जनता के लिए काम भी किए, बहुत ही अच्छा, टैक्स भी कम कर दिया और जनता इनसे बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो आचार्य चाणक्य भी राक्षस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे उस वक्त में। और उस वक्त में जब ये प्रभावित थे, उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह जब प्रभावित उनका वर्चस्व बढ़ने लगा तो चाणक्य को भी उससे प्रभावित हुए और उनसे प्रेरणा भी बहुत सारी चीजों में लेने लगी। वर्कसार भी बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले इंसान थे, वो भी चाणक्य की उसी की ही नीतियां में फंसा देते हैं, उलझनों में, साथ में तर्क पूर्वक, तो जनता भी यकीन कर लेते थे। तो बीच में ऐसा भी होता था कि जनता को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के खिलाफ भड़काते थे। इस तरह का उनका जो राज्य चलाने का जो नियम था, कूटनीति था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन चाणक्य कहाँ मानने वाले थे, चंद्रगुप्त का फिर एक सेना गठन किया, उसके बाद हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद में क्या हुआ कि जो उसी वक्त वो दोनों भाग गए राज्य से, क्योंकि बाहर के राज्य के जो दरबार थे उनको कोई किसी न किसी नीति से उनको अपने वश में कर लिया जाता, कुछ को जो नहीं मानते थे उसको मार दिया जाता था। मारने के बाद में जब हमला किए तो आसानी से वो लोग जीत गए, क्योंकि सैनिक बहुत था चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे हो गए तो ये दोनों भाग गए, जो वर्कसार थे और राक्षस थे ये दोनों भाग गए। भागने के बाद में चंदन नाम के इनका एक मित्र था, उनके पास में रहते थे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हुई, घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ी और जिस तरह से इनका राज तिलक होने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसी वक्त यूनान के ही सेल्यूकस निकेटर जो अपनी सेना को लेकर वो भी विश्व विजेता के निकल पड़ा। अब यहाँ पे चाणक्य परेशान, चंद्रगुप्त परेशान, तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया कि राज्याभिषेक नहीं हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर वो लड़ाई के लिए सिंधु घाटी पहुंच गए। इस दौर में सिंधु नदी के उस तरफ जो है यूनान की सेना, यहाँ पर भारतीय सेना और अखंड भारतीय सेना थी, जिसमें हर राज्य के बहुत सारे सेना थी मतलब। लेकिन वहां पे क्या था कि जो सबसे भारत और अखंड भारत के उस समय की जो सबसे बड़ी मुसीबत और दिक्कतें वाली बात ये थी कि यूनानी सेना जो थे
वो नए नए हथियार आते थे, उनका कोई दूसरा अल्टरनेटिव उनके पास में नहीं था भारतीय सेना का। लेकिन भारतीय सेना उस समय जो उनकी तादाद थी वो उनसे बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए ये जीत गए। सेल्यूकस निकेटर को हार वहां पे देखना पड़ा और उसको बंदी बना लिया गया। उसके बाद चाणक्य ने सोचा कि इस तरह तो नहीं चलने वाला, इनको मार देगा तो इनको फिर यूनान से आ जाएंगे कोई लड़ने के लिए। भारत में इस तरह की स्थिति अगर बनी रही तो कभी सुख शांति समृद्धि नहीं होगी। तो वहां पे वो दिमाग लगाया और अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। तो एक मंत्रिमंडल से एक उद्देश्य यह स्थापित हुई कि एक जो किसी पे हमला नहीं कर सकता वो इमोशन कनेक्ट करते। इमोशन कनेक्ट कैसे करते, सबका मान्यता, सबका विचार रखा गया और जो एक फैसला आई, चंद्रगुप्त की जो विवाह है वो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी है हेलेना, उनसे करा दी जाए। तो चाणक्य ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाकर उनको कहा कि इनसे इनका विवाह कर देना चाहिए। तो वहां पे जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके जो प्रेमी थी वहां करीम्बिका था। तो ये करीम्बिका को समझाया गया, वहां चंद्रगुप्त को भी समझाया गया कि पहले देश हित सबसे पहले है। तो वहां पर उनसे विवाह हो गया दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों अभी स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। इनका साम्राज्य भी बहुत ज्यादा फैलने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई जो आगे हुआ। अभी आ जाते हैं जो राक्षस और जो वर्कसार है उनका, तो उनको भी एक समय में पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद से राक्षस जो है उनसे बहुत ज्यादा चाणक्य प्रभावित थे, तो उनको उप महामंत्री बना दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य का। अब यहाँ पे दिमाग देखिए और किस तरह से यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि जो राक्षस था वो वफादार था वर्कसार का, अपना गुरु का, इस तरह का। पर तो राक्षस को जो है वो उप प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि चाणक्य को अपने ग्रंथ भी लिखने थे, उनको लिखने का समय उनके पास में नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य उनको प्रधानमंत्री का पद दिए थे। चंद्रगुप्त को भी ये पता था कि इनसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, और आचार्य चाणक्य को भी ये चीज पता था। ये चीज हुआ, उसके बाद कुछ समय जैसे जैसे बीते, उनके जब एक समय ऐसा भी आया जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य पाठ जो है वो छोड़कर जैन धर्म के अनुसार वो मतलब जंगलों में जाकर अपना देह त्याग दिया। उसके बाद उनकी जो क्योंकि इसके बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ था। वो क्या हुआ था कि अब चाणक्य जो है वो विश्व विद्या यानी जहर विद्या जो उन पे पारंगत उनको था। तो उस समय क्या होता था कि सबसे ज्यादा किसी को भी अगर मारने के लिए कोई योजना बनाया जाता था तो वहां पे जहर का उपयोग किया जाता था। विष कन्याएं जहर को फैलाती थी या फिर जहर से मारती थी या फिर खाना में जहर दे दिया जाता था। तो चाणक्य ने क्या कहा कि जिस तरह का भी कोरोना का वैक्सीन है, उस समय क्या होता था कि कोरोना का वैक्सीन क्या करता है, हमारे बॉडी में आके एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो चाणक्य का भी कुछ जहर के प्रति इतना ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज था कि थोड़ा थोड़ा अगर चंद्रगुप्त को जहर देंगे, क्योंकि एक समय क्या करेगी, हथियार से मारना तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुश्किल था, तो जहर से तो मार सकते हैं, क्योंकि ये नीतियाँ में आती है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चंद्रगुप्त को जहर देना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जो हेलेना है वो प्रेग्नेंट थी, 7 दिन बाद वहाँ से उनका बच्चा जन्म होने वाला था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे मर गई वो, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना है वहाँ से कुछ फल उठा के खा ली, तो मर गई। तो उसके बाद चाणक्य आए वहाँ पे, चाणक्य आने के बाद में जहर के कारण वो मर गई है। और उसके बाद में 7 दिन का बच्चा भी था उनका। तो जो बच्चा था उसका पेट फाड़, उसकी मम्मी के जो पेट फाड़ कर उनको निकाला गया। उनका पेट में एक बिंदु था, जहर के अनुसार शायद हो गया था, तो उसके हिसाब से उनका नाम बिंदुसार हो गया। बिंदुसार भी धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में उस समय प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। क्या होता है कि धीरे धीरे आगे जिस तरह से हुआ, एक समय ऐसा भी आया जब बिंदुसार को पता चला कि उसका जो माँ का हत्यारा है वह चाणक्य है। तो चाणक्य को जो राज्य से वहां से निष्कासित कर दिया गया, कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम पूरा जानने के बाद में वो फिर उनको बुलाने के लिए बोलते हैं। क्या होता है कि जब भी आप कोई कहीं भी रहते हो ना, तो वहां पे जो जलन खाने वाला व्यक्ति वहां पे रहता ही है। तो जो जलता है आपसे वो रहता ही है, वो आपका हमेशा नुकसान चाहते रहता है, जिसे दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति कहा जा सकता है। इस समय की जो बिंदुसार के मंत्री गण जो थे वो चाणक्य से जलते थे, उससे द्वेष भाव रखते थे और चाहते कि हम किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि चाणक्य अखंड भारत का स्वप्न देखते थे और उसको पूरा भी किए। इस तरह के जो महात्मा आदि इंसान जो है वो आचार्य चाणक्य ही है, जो अभी तक सुरक्षित करके रखे थे।
तो एक समय उनको निष्कासित जब कर देगा वो बहुत ही आहत हुए, और इनके पीछे का जो एक मंत्री का नाम आता है उनका नाम था सुधांशु। तो सुधांशु बहुत ही चाणक्य से जलते थे और हमेशा वो बदला निकालने के लिए कोशिश करते थे, बदला तो नहीं मतलब हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए रहते थे। तो कहीं से उस तथ्य से उनको पता चला कि आचार्य चाणक्य उनके माता पर जहर देके उनको इस तरह का मतलब अफवाह फैला दिया। लेकिन जब सत्यता की जांच हुई, जब सत्य सामने आया, तो यहाँ पे बिंदुसार गिल्टी फील हुआ और साथ में उनको कहा कि जाओ उनसे माफी मांगो, उनको बदला। वहां पे वो अनशन पे बैठ गए, चिता में बैठ गए, क्योंकि अब उनको इतना बड़ा दोष लगाया गया, राजद्रोह का दोष था और न जाने किस किस तरह का दोष था। और क्योंकि एक समय आचार्य जो चाणक्य थे वो अहंकारी तो शब्द उचित नहीं है उनके लिए, पर मतलब उस तरह का अपने आप में पर्सनैलिटी बना चुके थे कि जो सत्य है सत्य के लिए ही जीना है, उस तरह का। तो वो अब बैठ गया, अब उठ नहीं रहे हैं। फिर जो सुधांशु था वो दूसरे बार बिंदुसार के पास में गया, फिर दूसरे बार है जब रोना धोना किया तो आचार्य चाणक्य ने उतरने का फैसला लिया। अब सुधांशु का यहाँ बहुत सारे बेइज्जती हो चुका था, और उसके बाद इस तरह के वो क्या प्लान लगाया वहां पे, आग की लपटें जो है वो उस तरह से चाणक्य को वहीं पे उनका भस्म कर दिया। चाणक्य का वहीं 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो इन सारे चीजों से हमें सीखने को मिलती है कि आज के समय में उनका जो उस समय का जो तर्कवादी विचार थे, या फिर जो उनके राजनीतिक विचार थे, या अर्थशास्त्री विचार थे, या फिर ज्योतिष हो, या फिर दूरदृष्टि के जितने भी सारे विचार थे, आज भी उतने ही ज्यादा प्रासंगिक है हमारे लाइफ में और हमारे उद्देश्य से। आज भी हमारे जो नेतागण हैं उनकी ही कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ती है। मैंने साम दाम दंड भेद नीति के बारे में कहा, ये क्या होते हैं, चलो इन पे थोड़ा सा बारे में बात करते हैं। अगर किसी से भी आपको कार्य निकलवाना हो तो सबसे पहले साम जो नीति है उनको लगा। साम नीति क्या होता है कि शांत, आप उनको बातचीत से अगर हो जाता हो ठीक है। साम के बाद में दाम। दाम क्या होता है कि आप उसको उस चीज का कुछ कॉस्ट दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो उनको थोड़ा सा, क्योंकि उसके जो सामान है आपको चाहिए, या फिर किसी को कुछ सामान चाहिए आपको, उसका आप पैसे देकर ले रहे हो। साम दाम हो गए। उसके बाद दंड। दंड क्या होता है कि अगर नहीं मान रहा है तो आप एक झपा मार के ले लो उससे, आपको ज्यादा जरूरत है। तो ये होता है, लेकिन ये उचित नहीं होता। लेकिन हाँ, कहीं कहीं क्या होता है कि धार्मिक का अगर आप कहीं छोटा सा अधर्म काम कर रहे हैं किसी एक बड़ा धार्मिक कार्य को करने के लिए, तो ये धर्म उस चीज पे, ये अधर्म, छोटा वाला जो अधर्म, उस चीज पे काउंट नहीं किया जाता है। कुछ चीजें ऐसे भी है, क्योंकि जब भगवान राम जी जब निकले थे वनवास में, उस समय उनके जो गुरु जी थे वो कह दिए कि बहुत सारे ऐसे राक्षस और राक्षस नियो जो है उनसे आपका पाला पड़ेगा, तो उनको बिना निसंकोच मार देना। तो हत्या वहां भी हुई थी। तो अगर कोई भी कहते हैं कि हिंसा करना इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ, जो परम धर्म है उसके लिए हिंसा करना मतलब उस तरह का हिंसा नहीं होता है, तब उसको गिना ही नहीं जाता है जो परम धर्म हो। लेकिन आपको जानना भी पड़ेगा ना कि परम धर्म क्या है। इस तरह की स्थिति बनी होती है। तो साम दाम दंड में आया। भेद नीति क्या होता है कि भेद नीति ये होता है कि आपने कटप्पा को देखा, पीछे से आकर छुड़ा मार रहे बाहुबली को, बस ये चीज भेद नीति होता है। जब देश की बात आए, जब खुद के अस्तित्व की बात आ जाए, जब मानव जाति की बात आ जाए, उस समय का जो आपके अनुसार किया गया अधर्म भी धर्म होता है। धार्मिक आपको बनना चाहिए, आपको रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे समाज की एक जो गलत अवधारणा क्या है कि जो इंसान जो मतलब सगुण है या फिर जो शांत है, इस तरह का जो स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता जिससे समाज में विद्रोह पैदा हो, और जिन्हें ज्ञान का प्राप्ति है, जिन्हें सत्य का अर्थ पता है। बहुत सारे समाज में इस तरह का विचारधारा को क्या पता है, ये शांत है, अपने जगह में अच्छा है, लेकिन नहीं, उतना से काम नहीं बनता। चाणक्य ने यह कर दिखाया कि वो शांत रहते हुए भी, वो एक साधु सा जीवन व्यतीत करते हुए भी इतने बड़े कारनामे करके हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे हम आगे के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। उनका कहना था कि आजादी सबसे बड़ा अहमियत चीज है। आपने कहा सुना होगा कि मांगने से मरना भला, ये सदगुरु किस तरह का मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में उस चीज है। तो आजादी सबको सर्वप्रिय है, और यह आजादी भी एक सही अर्थ में होना चाहिए। इस तरह की बातें हैं। साथ में मित्रता पे भी बहुत सारे बातें की हैं कि जो व्यक्ति
आपके साथ में साथ में कहीं भी जाता हो, शमशान से लेकर आपके जो जन्म है, आपके मुसीबत है, आपके जो प्रॉब्लम इस तरह का फेजेस करने आ जाती है, उस समय जो आपके साथ देता हो तो वही सच्चा आपका मित्र होता है। साथ में स्त्रियों के बारे में बता दिया है कि स्त्रियां में जो गुण रहती हो, जो पुरुष है उसके मुकाबले 2 गुना भूख रहती है, 4 गुना उसके पास में जो विचार करने का, गलत विचार करने का, जो गलत डिसीजन लेने का, तब वो उन पे रहती है, 6 गुना उन पे कामुक विचारधारा रहती है, और साथ में 9 गुना उन पे लाज रहती है। लाज यानी शर्म की जो रहते हैं वो रहती है, जो कि पुरुषों में बहुत कम देखने को मिलती है। स्त्री का कुछ गुण है, क्वालिटीज, और स्त्रियों से ये इसीलिए दूर रहने के लिए उस समय हमेशा सचेत करते आ रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां एक टाइम पे जाके मुसीबत का कारण बनती थी उस वक्त में, और साथ में आज भी शायद कुछ कहीं के आपको देखने को मिल रहे होंगे। समय से पहले कोई भी चीज आपके लिए जरूरी नहीं होता है, कोई भी चीज का अति बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अति से ही जो सीता माता जो उनकी पवित्रता अति में थे, उससे रावण जो है उनकी जो सत्यता थी, उनके कारण उनका अपहरण हुआ। उस समय रावण में भी अति अहंकार था, जिससे उनका विनाश हुआ। बाली में भी दान देने की अति प्रवृत्ति थी, तो उनका वहां पे प्रॉब्लम को फेस करना उनको भी पड़ा। तो अति कोई भी चीज का यहाँ पे गलत चीज है। बहुत जन क्या करते हैं कि धार्मिक होकर चाणक्य नीति का यहाँ बात सुनते हैं, तो चाणक्य नीति के स्वार्थ वर्ष मानते हैं, लेकिन ये स्वार्थ नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चाणक्य नीति स्वार्थी चीज को प्रमोट नहीं करता है, ये स्वार्थ जन कल्याण में होता है। आपको ये चीज समझनी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने सूत्र के हिसाब से मुझे लगा जो चीज होना चाहिए और बताया। धीरे धीरे मैं भी इस पर मैं शॉर्ट वीडियो आगे बना सकता हूँ। किसी चीज के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ में। वीडियो कैसी बनी है और चैनल के बारे में आपको जानने कितना अच्छा लगा, इसकी चीज़ के बारे में आप चीज़ बताएं हमें। और साथ में वीडियो को पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोगों के बारे में। आगे देखते हैं किस टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ। बी सेफ, बी माइंड, जय हिंद।